नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पेपर आएगा, कब आंसर की आएगी और हमें पता चलेगा कि हमारी रीट क्वालिफाई हुई है और मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आप आज ही से लग जाइए। जो मेंस की तैयारी है उसके लिए आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट L1 की हिंदी की जो आंसर की है उनके बारे में चर्चा करेंगे। L1 के अंदर जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जिसने चुनी है उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। तो अब हम बात करते हैं, यानी पैराग्राफ के बाद में जो 31 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यानी काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल है, यानी ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के अंदर काल कौन सा है। तो यानी काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। इसके अंदर आता है सामान्य भूतकाल। संदिग्ध भी नहीं आता है। कौन सा आता है? सामान्य भूतकाल आता है। संदिग्ध भूतकाल नहीं आएगा, आसान आसन भूतकाल नहीं आएगा, संभाव्य भूतकाल भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? सामान्य भूतकाल आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। यानी पुल्लिंग निम्न में से जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो लिंग का पता चलता है जब अपन वाक्य बनाते हैं। दुख बहुत बड़ा आ गया, ये पुल्लिंग है। अनाज कितना हुआ है, ये भी पुल्लिंग है। आग जल रही है, स्त्रीलिंग है। और प्राणी जा रहे हैं या प्राणी खेल रहे हैं। तो इस प्रकार यानी पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? आग स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे पुल्लिंग हैं। निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। ऐसा कौन सा चारों में से विकल्प है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, न कि एक वचन में? तो यानी इसमें पहला ही है ए। ये L2 के अंदर भी पूछा गया था, दूसरी शिफ्ट के अंदर है, और L1 में भी पूछा गया है। तो यानी लोग है वो हमेशा क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी किसान एक वचन में भी आ जाता है। किसान खेत में जा रहा है। भोजन, मैंने भोजन कर लिया है। मनुष्य जा रहा है, यानी एक वचन में भी आ जाते हैं और बहुवचन में, है ना। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है? ये लोग जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। गद्यांश में प्रयुक्त तो बेघर शब्द का अर्थ है, बेघर को मतलब वो है जिसका के घर न हो, ठीक है नहीं। तो इसमें जिसके पास दो घर हो, जिसके पास कोई घर ना हो, ये हो गया। सीधा सा सिंपल सा उत्तर है इसका। और ज्यादा हार्ड पेपर आया भी नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर दिया गया है। अब देखो, इसमें बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपान का अनुसरण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है स्टेनले और रोस के अनुसार है, उसमें कितने सोपान का निर्माण किया जाता है? इसके अनुसार आएगा 4 सोपानों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। स्टेनले और रोस के अनुसार कितने सोपानों का निर्माण किया जाता है? तो यानी इसके अंदर 4 सोपानों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, यानी तो 4 दिए गए उनमें बाकी मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है। मुहावरे के अंत में ना आता है, जैसे नया पुराना करना, आहार, अरर की टट्टी, गुजराती ताला, यही लोकोक्ति है। बाकी सारे क्या है? मुहावरे हैं। तितलियां जवान हैं, बच्चिया का ताऊ होना, ये सारे क्या हैं? मुहावरे हैं। तो इसके बाद में मौन वाचन के लिए उचित कथन। मौन वाचन के लिए उचित कथन बात कर रहा है। तो मौन वाचन स्वर में रागात्मकता आती है, तो मौन वाचन में स्वर तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, आवाज तो होती ही नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद में मौन वाचन स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। बिल्कुल ये बात सही है, दोनों प्रकार के। मौन सामूहिक वाचन के रूप में किया जाता है। मौन वाचन होता है उसमें सामूहिक वाचन का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी गलत है। और मौन वाचन है प्रवाह तम्य व गति के नियंत्रण के साथ होना चाहिए। प्रवाह और गति होनी ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो मौन वाचन होता है, उसमें कोई प्रवाह और कोई गति नहीं होती। उसके बाद में अपन बात करें, निम्नलिखित में संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध का उदाहरण कौन सा है?
तो संज्ञा पदबंध भारत के प्रधानमंत्री, ये संज्ञा पदबंध है। ये शेर के समान बलवान, ये विशेषण पदबंध है। देव का मारा वह, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। और विशेषण ये किसी, ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर है संज्ञा पदबंध कौन सा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है ना। इसके बाद में पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। अगर आप उपचार करोगे तो उस उपचारात्मक क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा होगा, रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, कंप्यूटर होगा, चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र है, इसको मतलब वो बोलते हैं ना एपीडायस्कोप, ठीक है ना, वो चित्र विस्तारक यंत्र होता है। इसमें सबसे उपयुक्त होगा कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है, जो अपने बच्चे को कुछ भी बता सकते हैं। तो यानी वर्तमान टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर है, वो उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण है उसके लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, तो भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है भैया, ये गलत है। इसके बाद में दिया गया है भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर होता है। पहले सरल बताया जाता है बच्चों को। इसके बाद में भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ये बिल्कुल से, ये आगमन से, उदाहरण से, नियम की ओर होता है। भाषा शिक्षण में खंड से पूर्ण की ओर न होकर के पूर्ण से खंड की ओर होता है, ये भी गलत है। तो यानी इसमें सही कौन सा हुआ है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, ये इंपोर्टेंट। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा मोंटेसरी प्रणाली में जो दी जाती है उसकी उम्र पूछ रहा है ये। इसकी उम्र होती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। इसके बाद में बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। बहुत चतुर होना है तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो ये इसका सही हो जाएगा। यानी उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ चलना, ये सारे बकवास हैं। यानी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, चालाक होना। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण होता है उसकी रूपरेखा से क्या पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर है विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्य के महत्व का प्रतिशत, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, यानी उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा के से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, यानी एंड टू एंड हम किसका पता लगा सकते हैं, यानी तुरंत बाद किसका पता लगाते हैं। तो इसके अंदर आएगा लक्ष्य का मापन। तो लक्ष्य निर्धारण का मापन है, ये आएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखे जाना निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसको इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो यानी इसके अंदर जो बात ज्यों की त्यों कही जाती है उसको उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो ऊपर परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये एस के देश पांडे के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो यानी जो भाषा कौशल से संबंधित जो पढ़ना लिखना बोलना इसकी परिभाषा दी गई है, ये एस के देश पांडे द्वारा दी गई। राजा नगर में आए, तो विधानार्थक वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य ये पूछ रहा है। तो यानी राजा नगर में आए, ये विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, बाकी सारी राजस्थानी, एक इसमें राजस्थानी है वो है ढूंढाड़ी, बाकी सारी अन्य स्टेट हैं उनके अंदर बोली जाती हैं, राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए भी, भाषा शिक्षण के लिए उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अशुद्ध प्रयोग को उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। उचित संशोधन की तो आवश्यकता होती है भाई। स्थानीय बोली के प्रभावों को नहीं करना चाहिए, दूर तो करना पड़ता है। वाक्य रचना का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, वाक्य रचना पर यानी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये देखो, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसको बोलने देने चाहिए, ताकि बच्चे से क्या है उसको, फिर बच्चा क्या है जैसे त्रुटियों की अवहेलना करने लग जाए ना अपन, तो वो बोलना ही बंद कर देता है और बच्चा क्या है डर जाता है। तो यानी ये इसके लिए सबसे उपयुक्त है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। इसमें विधेय पूछ रहा है, तो ये विधेय ये हो जाएगा हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, यानी डी के अंदर ये हो जाएगा। ये अपन ने पहले भी हल किया था। निम्न में से कौन सा समूह है कि सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। वस्त्र के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो अशुक म्यूक ये नहीं है। पट वस्त्र का है, चीर वस्त्र का है, अंबर है, वसन, ये चारों के चारों क्या है वस्त्र के पर्यायवाची हैं, बाकी किसी न किसी में अलग हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, भारतीय में ई प्रत्यय है, सीधा सा किया गया। इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, भारतीय के अंदर ई प्रत्यय है, तो ई है इसमें। छोटी ई वाला तो दिया ही नहीं है, तो बड़ी ई वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विष्णु की उपासना करने वाले को बोलते हैं वैष्णव, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विष्णु की उपासना करने वाला क्या कहलाता है, वैष्णव कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, परिश्रम में उपसर्ग कौन सा है। तो परिश्रम के अंदर प्री उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, प्री उपसर्ग है। प्री उपसर्ग ये रहा, परिश्रम के अंदर प्री प्लस श्रम है, प्री उपसर्ग लग गया इसके अंदर। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है ये। अभिमान भाववाचक संज्ञा है, दुख उदारता ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि कर्षक है ये एक जाति है। ठीक है ना, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, कर्षक, किसान। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। सन्यासी वैसे तो नए ऊपर नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी शब्द का विलोम है, तो सन्यासी होगा तो सन्यासी यानी घर छोड़ करके जो निकल जाता है और घर पे रहता है उसको बोलते हैं गृहस्थ। तो यानी इसका विलोम क्या होता है, ग्रस्त होता है। सन्यासी का विलोम क्या होता है, ग्रस्त होता है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तल्लीन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् प्लस लीन। क्या होता है, तत् प्लस लीन, यानी तत् के नीचे हलंत लगता है, प्लस क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो तल्लीन यानी तत् प्लस लीन, ये बी के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें तो गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। तो क्लांति शब्द का क्या अर्थ होता है, क्लांति का मतलब होता है थकान। गद्यांश के अंदर जो क्लांति शब्द दिया गया है उसका अर्थ है थकान। ठीक है ना, तो क्लांति का अर्थ क्या होता है, थकान होता है। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं है। यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार है या केंद्र अवश्य है, उपयुक्त कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक का आधार या केंद्र अवश्य है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी WM राई बर्टन ने। ठीक है ना, तो WM राईबर्न के द्वारा ये बात कही गई थी। इसके बाद में है, हर्बर्ट उपगम के 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला गया। किसके द्वारा बदला गया, अभी हर्बर्ट ने 4 पद दिए थे, उसका 5वां पद उसके चेले ने दिया था, इसको जिल्लर या सिल्लर के नाम से जाना जाता है। जिल्लर है या सिल्लर, सिल्लर भी इसको लिखा जाता है। ठीक है ना, सिल्लर भी इसको बोल, 5वां पद दिया था। ठीक है ना, इस प्रकार अपने 60 क्वेश्चन हुए पूर्ण। और एक बार फिर से हम यही दुआ करते हैं कि आपकी रीट क्लियर हुई होगी अच्छे मार्क्स से, और उसके बाद में 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे। 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंदर हम आपको बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, और प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको ये बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।